नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना कानून में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धारा 377। ठीक है दोस्तों, कई दोस्तों धारा 377 का मतलब जानते होंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रकृति विरुद्ध अपराध, इसका सीधा सा मतलब होता है प्रकृति विरुद्ध अपराध। ठीक है, तो धारा 377 में क्या क्या है, इसका पूरा विवरण, इसके विषय में पूरी डिटेल में आपको चर्चा यहाँ बताता हूँ कि क्या कैसे इसमें धारा 377 में क्या होता है और इसकी सज़ा क्या है, इसका प्रावधान क्या है, सब कुछ। आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, प्रकृति विरुद्ध अपराध मोटा मोटा लिखा है, ये धारा 377 है। ठीक है, तो धारा 377 के विवरण देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 377, ठीक है, जो कोई भी किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छापूर्वक संभोग करेगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। तो आपने देख लिया कि धारा 377 में कोई भी पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कुछ भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध अगर उसके साथ यौन संबंध बनाता है या स्वेच्छापूर्वक उसके साथ संभोग करता है, ठीक है, जो कि प्रकृति व्यवस्था के विरुद्ध होता है, ठीक है, तो उसको 10 साल तक सजा बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। आइए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक संभोग संस्थापित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है। ठीक है, और लागू अपराध देख लेते हैं। लागू अपराध में है प्रकृति विरुद्ध अपराध, जैसे अप्राकृतिक रूप से संभोग करना। सजा आजीवन कारावास या 10 साल की कारावास या आर्थिक दंड। ठीक है, यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि ये एक संज्ञेय अपराध है। ठीक है, और प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा ये समझौता करने योग्य, प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा विचारणीय है और समझौता करने योग्य अपराध नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं। सेक्शन 337 धारा 377 प्रकृति के विरुद्ध अपराध। आइए इसको देखते हैं औपचारिक रूपों से कि क्या और इसमें कितनी चीज़ें आती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराधों में से संबंधित औपनिवेशिक युग के कानून को संदर्भित करती है और एक ऐसे कानून के रूप में कार्य करती है जो प्रकृति के कानून के खिलाफ यौन गतिविधियों का अपराधी बनाती है। यह कानून एक पुरातन और प्रीतिगामी कानून के रूप में माना जाता है। कार्यकर्ता और LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य 2001 के अदालतों में इसे समलैंगिकता विरोधी कानून को खत्म करने के लिए लड़ रहे थे। मतलब कहने का सीधा सीधा आशय है कि 2001 में जब इन अदालतों के माध्यम से समलैंगिकता कानून के लिए इस तरीके के लोग लड़ रहे थे, जिसमें लेस्बियन आते हैं, गे आते हैं, बाइसेक्सुअल आते हैं और ट्रांसजेंडर आते हैं। ठीक है, उसके लिए बोल रहे हैं। तो आगे क्या हुआ देख लीजिए। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने धारा 377 के समलैंगिकता के अपराधीकरण को 2013 के फैसले के पुनरीक्षण में धारा 377 को रद्द करने के लिए याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय पीठ ने इसकी शुरुआत की थी। उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? दीपक मिश्रा जी थे। धारा 377 क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में लिखा है, जिसने भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष या महिला या जानवर के साथ
प्रकृति के आदेश के खिलाफ संभोग किया है उसे आजीवन कारावास या किसी ऐसी विवरण के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा तो 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। जबकि कानून स्पष्ट रूप से LGBT का उल्लेख नहीं करता है। हालांकि समान प्रकृति के विरुद्ध का उल्लेख समान लिंग वाले यौन संबंधों के लिए किया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई समान प्रकृति का है, ठीक है, और तो उसके साथ जो यौन संबंध बनाए जाते हैं वो पूर्णतः वैध है। आइए आगे देखते हैं। क्या धारा 377 केवल समलिंगों से संबंधित है? तो यदि सीधे शब्दों में कहें तो नहीं, ये समलिंगों से सीधे संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि धारणा यह है कि धारा 377 केवल समलिंगों को प्रभावित करती है। कानून राज्य को विषम लैंगिक यौन संबंध के मामले में भी हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। इस तथ्य को देखते हुए कि अधिनियम में प्रकृति के कानून के खिलाफ के निहितार्थों में निजी तौर पर और मौखिक और गुदा सेक्स की सहमति से होने वाली यौन गतिविधियां शामिल हैं, धारा राज्य के विषम समलिंगों को बीच में निजी सहमति के काम करने का अधिकार देती हैं। ठीक है, LGBT और मानवाधिकार कार्यकर्ता धारा 377 को निरसन क्यों करवाना चाहते थे? विरोधी धारा 377 कार्यकर्ताओं के तर्क के आधार पर मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार और एकांतता के संवैधानिक रूप से निहित सिद्धांत पर आधारित है। पिछली याचिकाओं में कार्यकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में लैंगिकता का अधिकार, यौन स्वायत्तता का अधिकार और यौन साथी की पसंद का अधिकार घोषित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन का अधिकार का हिस्सा बनने की प्रार्थना की थी। उन्होंने शीर्ष अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 1860 को असंवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की भी प्रार्थना की है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि धारा 377 में जो लैंगिकता का अधिकार है, ठीक है, और जो यौन स्वतंत्रता का अधिकार है और यौन साथी के मनपसंद का अधिकार है, ठीक है, जो कि किसके तहत आता है? अनुच्छेद 21 के तहत आता है कि जो जीवन जीने का अधिकार देता है और जीवन को पूर्ण अच्छे ढंग से जीने का अधिकार देता है, उसको ये हानि पहुंचा रहा था। इस वजह से इसके लिए जो प्रार्थना किया गया है कि धारा 377 को जो 1860 के अंतर्गत आता है, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। धारा 377 में वकील की जरूरत क्यों होती है? भारतीय दंड संहिता में धारा 377 का अपराध एक ही बहुत संगीन और गैर जमानती अपराध होता है, जिसमें अजमानती कारावास तक का सजा का प्रावधान है। इस अपराध में एक अपराधी को अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास को कड़ी सजा सुनाई जा सकती है। कारावास के दंड के साथ ही साथ इस धारा में आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। ऐसे अपराध में किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि IPC में कुछ भी अपराध ऐसे होते हैं जिनमें आजीवन कारावास की सजा तक सुनाई जाती है। इसमें आरोपी की निर्दोष साबित कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी विकट स्थिति से निपटने के लिए केवल एक वकील ही ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी आरोपी से बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर वह वकील अपने क्षेत्र में निपुण है तो आरोपी से उसके आरोपों से मुक्त भी करा सकता है और प्रकृति विरुद्ध अपराध जैसे बड़े मामलों में किसी ऐसे वकील को नियुक्त करना चाहिए ऐसे मामलों में पहले से ही पारंगत हो। धारा 377 जैसे मामलों को उचित तरीके से सुलझा सके, जिससे आपकी केस के जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आपने देखा कि धारा 377 होती क्या है, उसकी सज़ा क्या है, उसमें आर्थिक दंड क्या है, ठीक है, और धारा 377 किन बातों पे नहीं लागू होता है ये भी आपने देखा, ठीक है। तो और आपने वकील की ज़रूरत क्यों होती है धारा 377 में, ये भी आपने देख लिया। तो अगर किसी का ऐसा कोई मामला है जो धारा 377 से रिलेटेड है, अगर वो मुझे अपना वकील नियुक्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप समझ लें, मेरा नाम विवेक कुमार मौर्य है, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, 9696313514। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर उनका भी कोई ऐसा पर्सनल केस है तो बिल्कुल दोस्तों हम उसको टेकअप करेंगे और उस पर जो भी उसके लिए उचित हो सकेगा वो पूरी मैं उनकी मदद यथासंभव पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं बातों पर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।